आज आपके समक्ष इतिहास का पार्ट 2 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के अंतर्गत आपके समक्ष तीसरा खंड प्रस्तुत किया जा रहा है। इस खंड में आप कैसे धीरे धीरे असहयोग आंदोलन गांवों की ओर पहुंचा और गांवों में इसका क्या रिस्पॉन्स रहा, इसके बारे में आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। इसके साथ साथ कैसे इसी दौरान आपकी किताब में जो सोर्स बी है उसके अंदर अंकित कौन सी बात आपकी जानने लायक है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो आपने देखा कि अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से लिया, इसमें ट्राइबल्स यानी आदिवासियों की असहयोग आंदोलन में कैसी भूमिका रही, इसके बारे में आप जानेंगे। साथ ही साथ प्लांटेशन में स्वराज की किस प्रकार की भावना थी उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आपने देखा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और इसी क्रम में यह असहयोग आंदोलन कैसे देहातों में किस प्रकार लिया गया, इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। इसकी शुरुआत अवध से होती है। बाबा रामचंद्र जो एक गिरमिटिया मजदूर होते हैं, इससे पहले वे फिजी में इंडिपेंडेंट लेबर के रूप में काम कर चुके होते हैं। एक सन्यासी के रूप में उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन अवध के तालुकेदार जमींदार के खिलाफ हुआ। अवध के किसान अपनी दुर्दशा से परेशान थे। इन तालुकेदारों और जमींदारों के द्वारा किसानों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। ये किसानों से बड़ी मात्रा में भारी राशि में कर वसूलते थे और किसान इन करों को चुकाने की स्थिति में नहीं थे। किसानों को जमीन एक टेन्योर पर दी जाती थी, लेकिन किसानों के लिए यह टेन्योर भी फिक्स नहीं था। बिना किसी कारण जमींदार तालुकेदार किसानों से कभी भी जमीन ले सकते थे। इस तरह किसानों की रोजी रोटी किसी भी समय छीन सकती थी और छीनी जा रही थी। इसी व्यवस्था से असंतुष्ट होकर अवध के किसानों के द्वारा बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में विद्रोह किया गया, जिसे अवध आंदोलन या किसान आंदोलन के नाम से जाना गया। इस आंदोलन को तब और ज़्यादा बल मिला जब जवाहरलाल नेहरू अवध आए और गांव-गांव में घूमकर किसानों की दशा के बारे में जानने का प्रयास किया। वे जून 1920 में अवध का दौरा किए और अवध के दौरा करने के पश्चात अक्टूबर 1920 में किसान सभा की स्थापना की और इस किसान सभा के माध्यम से उन्होंने किसानों को यह हक दिलाने का प्रयास किया कि जमीन की हकबंदी एक निश्चित समय तक किसानों के पास होनी चाहिए। बिना किसी कारण और असमय ही अपनी स्वेच्छा से किसानों से जमीन नहीं ली जा सकती है। साथ ही साथ किसानों के ऊपर करों का बोझ जमींदार और ताल्लुकदारों के द्वारा नहीं डाला जा सकता है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भरपूर प्रयास किया गया और देखते ही देखते किसान सभा से संबंधित अन्य संगठन जो किसान सभा के ही अन्य अंग थे, इसकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। इस तरह अवध में किसानों के द्वारा बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी क्रम में सोर्स बी की चर्चा आती है जब पुलिस के द्वारा 1920 में रायबरेली में खिलाफत आंदोलन के दौरान, जो आगे चलकर असहयोग आंदोलन में परिवर्तित हो गया, गोलीबारी कर दी गई। इस गोलीबारी के कारण
जवाहरलाल नेहरू बहुत आहत हुए और वे बहुत उत्तेजित हुए। उन्होंने अपनी उत्तेजना को यहाँ पर इस सोर्स बी में उल्लेख किया है कि जब मैंने सुना कि किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई है, मेरा खून उबाल पर था। हम असहयोगी थे। हम नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे, लेकिन सिपाहियों के द्वारा किए गए इस कृत्य ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मेरे सामने किसान हाथ जोड़े बैठे थे। मैं उन्हें बताने में असमर्थ था कि मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, मैं उनके लिए क्या सोच रहा हूँ, मैं उनकी इस दुर्दशा से कैसे निजात दिलाऊं। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं उग्र बन रहा था, लेकिन मेरे किसान भाई मेरे सामने हाथ जोड़े बैठे थे, जिनके अंदर अभी भी धैर्य था और वे गांधी की विचारधारा से पूर्णतः सहमत थे और उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई उबाऊ नजर नहीं आ रहा था। यह सोर्स बी के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रायबरेली में हुए पुलिस के गोलीकांड पर उनकी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई थी। अंग्रेजों से न केवल किसान परेशान थे, बल्कि आदिवासी भी परेशान थे। अंग्रेजों के द्वारा जो कॉलोनियल फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया था, इस फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम से आदिवासियों की जमीन जो सदियों से उनकी अपनी थी, वे उन्हें अपनी कर्म भूमि मानते थे, अपनी जीविका के साधन मानते थे। जंगल जो उनके लिए जीवनदायिनी था, उन सब पर सहज ही इस कॉलोनियल फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा अधिकार कर लिया गया। अंग्रेजों के द्वारा लाए गए इस कानून ने आदिवासियों के जीवन में घोर निराशा का माहौल पैदा कर दिया। ऐसी अवस्था में पूरे भारतवर्ष में जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया। इसी क्रम में आज आपको असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुडम पहाड़ी में रहने वाले आदिवासी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों से उन्होंने मोर्चा लिया, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये एक बीहर घनघोर सुनसान जंगलों से भरा हुआ इलाका था। इस इलाके में आदिवासी निवास करते थे और आदिवासी का नेता अल्लूरू सीताराम राजू था। अल्लूरू सीताराम राजू अपने आप को दैवी अवतार मानता था। वह यह स्थापित करने का प्रयास किया था कि उसके अंदर अजीब अजीब शक्तियां हैं। यदि उसे गोली लग जाए तो वह अपने आप को इस गोली से बचा सकता है। वह लोगों की तबीयत को ठीक कर सकता है, वह भविष्यवाणियां कर सकता है। ऐसी मान्यताएं उसके अंदर थी और वहां रहने वाले आदिवासी भी उनकी इन बातों से प्रभावित थे और उसमें अपनी श्रद्धा और आस्था रखते थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो अल्लूरू सीताराम राजू गांधी जी के इस विचारधारा से काफ़ी प्रभावित था और ख़ासकर खादी से उन्होंने गांधी के इस विचारधारा से प्रभावित होकर अपने क्षेत्र में असहयोग आंदोलन को अंग्रेजों के खिलाफ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वह जगह जगह गुरिल्ला वार पद्धति के द्वारा अंग्रेजों के ऊपर हमला करता रहा और उन्हें हानियां पहुंचाता रहा। अंग्रेजों की नज़र में वह खटकता गया और अंततः अल्लूरू सीताराम राजू को 1924 में कैद कर लिया गया और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। ऐसे ही विचार जो प्लांटर्स के यहाँ प्लांटेशन होती थी और उस प्लांटेशन में काम करने वाले जो मजदूर थे उनके अंदर भी गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को छेड़ा तो छेड़ने के बाद प्लांटेशन के अंदर काम करने वाले लोगों को स्वराज की बात समझ में आई, क्योंकि अब तक
प्लांटेशन में काम करने वाले कामगार अपने प्लांटर्स के द्वारा सताए जा रहे थे। उनके ऊपर तरह तरह का अत्याचार किया जा रहा था। जब वे एक बार इसमें आ जाते थे तो पुनः घर वापसी का कोई रास्ता उनके पास नहीं था। उनका जीवन नारकीय था। इन्हें तरह तरह से यातनाएं दी जाती थी। किंतु जब यहाँ काम करने वाले कामगारों ने सुना कि गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी है, तो उसके अंदर स्वराज की परिभाषा जगी कि अब अपना राज्य होगा, हमें सभी अधिकार मिलेंगे, प्लांटर्स के द्वारा किए गए अत्याचार खत्म होगा, हम अपनी सुविधानुसार काम करेंगे और अपनी स्थितियों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अपना शासन होगा, अपनी सरकार होगी और अपनी सरकार में हमारी अहम भूमिका होगी। इस तरह प्लांटेशन वर्कर्स के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, किसानों के द्वारा, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा, शिक्षक या अन्य वर्गों के द्वारा, चाहे वह शहर में रहता हो या देहात में, हर ने इसको अपने अपने तरीके से देखा और असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। उम्मीद है आपको यह समझ में आएगी और इन सारे बिंदुओं पर आप गहन चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और अंत में आपके समक्ष जो टेस्ट योरसेल्फ दिया जाता है, यानी आपका SW होता है, पहले आप जो भेजा जाता है आपके समक्ष मैटर, उस मैटर को अच्छी तरह पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ही आप अपना टेस्ट योरसेल्फ या SW पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।